हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज से हम क्लास 12th की ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज ज्योग्राफी की पहली क्लास है। और इस क्लास में हम क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो इस लेक्चर में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के मीनिंग और डेफिनेशन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्या मतलब है? तो ये है हिकेटियस। और हिकेटियस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ग्रीक के रहने वाले थे। और हिकेटियस ने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड को एक ऑर्गेनाइज वे में जो है फॉर्म मैप दिया था। तो दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड को एक ऑर्गेनाइज वे में जो वर्ल्ड का मैप है वो दिया था। क्लियर? तो ये हिकेटियस की पिक्चर है, हमें ध्यान रखना है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ग्रीक के रहने वाले थे। नाउ द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होता है? तो ज्योग्राफी के जो फादर है ही इज़ नोन एज हिकेटियस। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। और ज्योग्राफी एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है जिसमें कि किसी भी रीजन के फैक्ट्स जो होते हैं, रीजनल जो फैक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। विच फिजिकल एनवायरनमेंट इज स्टडी। और क्या स्टडी करेंगे किसी भी रीजनल कॉन्टेक्स्ट में? उसके फिजिकल एनवायरनमेंट को। फिजिकल एनवायरनमेंट में जो भी उसके नेचुरल सोर्सेज हैं। नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? लाइक अर्थ, वेजिटेशन, मिनरल्स, वाटर। और रिलीफ्स की बात करें तो उसमें माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स, इन सब की फिजिकल स्टडी की जाती है अंडर द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऐसा मानता है कि अर्थ इज द होम ऑफ ह्यूमंस, कि अर्थ किसका घर है? ह्यूमंस का। एंड स्टडी ऑल दोज फैक्टर विच आर कंसर्न टू द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। और उन सारे फैक्टर की स्टडी करता है जिनका कि जो रिलेशन है वो किससे है? विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी हमारी ग्रोथ से है। तो उन सारे फैक्टर की स्टडी की जाती है ज्योग्राफी में। क्यों की जाती है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी ह्यूमन अर्थ इज द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी अर्थ हमारा घर है। क्यों घर है? क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है कि अर्थ ही एक ऐसे प्लैनेट है ऑन द यूनिवर्स जहाँ पे कि जो बायोस्फीयर पाया जाता है। बायोस्फीयर क्या है? कि देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर मीन्स जहाँ पे एयर रिप्रेजेंट रहता है, एंड हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे वाटर रहता है, ठीक है। और लिथोस्फीयर मतलब जहाँ पे लैंड होता है ताकि एग्रीकल्चर की जा सके। इस तरह जो बायोस्फीयर है वो बायोस्फीयर सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलता है? वो अर्थ प्लैनेट पे देखने को मिलता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द होम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो भी फैक्टर हमारे ग्रोथ को कंसर्न करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उन सब की स्टडीज इसमें की जाती है अंडर द सब्जेक्ट ऑफ जियोग्राफी। एंड दिस एम्फेसिस इज लेड ऑन द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन। और इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस है, सबसे ज़्यादा जो क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंस है, वो किसको दी जाती है? नेचर को और ह्यूमन को। क्लियर? अब ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी? फिजिकल ज्योग्राफी यानी इन विच फिजिकल एनवायरनमेंट इज स्टडीज। अर्थ के जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। तो अर्थ में फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होगा? जैसे अर्थ का जो भी वेजिटेशन है, यानी जो भी प्लांटेशन है, ठीक है, प्लांटेशन है या एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो वेजिटेशन कहलाता है। फ्लोरा एंड फ्यूना, जिसको वनस्पति जो भी पाई जाती है या जो भी जीव जंतु जगत पूरा पाया जाता है, जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, रिलीफ्स में माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, हिल्स, ठीक है, वॉल्केनो, यानी जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं सिचुएटेड ऑन द अर्थ बाय द नेचर, उनकी जब फिजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी की जाती है तो दैट इज नोन एज फिजिकल ज्योग्राफी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मीनिंग है? तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि पहले तो ज्योग्राफी मीन्स रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी जो भी हमें नेचर ने दिया है उससे रिलेटेड। फिर उन सब फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी जब हम ह्यूमन को कंसर्न करके करेंगे तो दैट इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का। इसका जो इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट हुआ 18th सेंचुरी में हुआ, एंड इट इज़ नोन एज एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। एंथ्रो जो आगे हम देखेंगे। तो अब ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो इसमें स्टडी की जाती है फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी जो भी चीज़ें बाय नेचर हमें गिवन है ऑन द अर्थ,
एंड कल्चर एनवायरनमेंट, कल्चर मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक क्या होगा, कल्चर होगा। सपोज ये वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ये हमारा यूरोप है, देन इससे अटैच एशिया है, ये इंडिया आ गया यहाँ पे, फिर ये हमारा साउथ अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन ये अंटार्कटिका, क्लियर, अंटार्कटिका, और ये आर्कटिक। तो ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं तो उन कॉन्टिनेंट्स का जो कल्चर एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है, वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ का वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ ईटिंग, ठीक है, वे ऑफ ड्रेसिंग, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। वाई दीज आर डिफरेंट, इन सब की स्टडीज़ जब फिजिकल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के की जाती हैं तो दैट स्टडी इज़ नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लियर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो किसको कंसीडर किया जाता है, ह्यूमन को, यानी इंसान को ध्यान में रख के जितने भी फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी की जाती है ऑन द अर्थ, तो दैट सब्जेक्ट इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी, दैट इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी एंड दैट इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी को ए नंबर ऑफ सब डिसिप्लिनरी सब फील्ड में डिवाइड किया गया है एंड उसकी सब ब्रांचेस हैं जिसमें कि अलग अलग ब्रांचेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सी है, कल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, हेल्थ ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एक्सेट्रा। यानी ये जो अलग अलग सब फील्ड है, इन फील्ड को ध्यान में रख के डिफरेंट जो ह्यूमन एक्टिविटी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्टडीज़ की जाती हैं इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये तो मीनिंग था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन की बात करेंगे वो है फ्रेडरिक रेडजेल की, ठीक है। फ्रेडरिक रेडजेल कहाँ के थे, तो ये यूएसए के थे और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी है एंथ्रो जियोग्राफी, और एंथ्रो जियोग्राफी में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को क्या किया है, डिफाइन किया है। तो क्या कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। द ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिकल स्टडी, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक सिंथेटिकल स्टडी है। सिंथेटिकल मतलब कंक्लूसिव, जिससे हम किसी चीज़ का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। किस चीज़ का कंक्लूजन निकालेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। यानी ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ पे, ठीक है, बहुत सारी सोसाइटीज़ है, ह्यूमन सोसाइटीज़ है, लाइक इंडियन सोसाइटीज़ है, इजिप्टियन है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया था, इजिप्ट था, ठीक है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो सोसाइटीज़ थी और सरफेस पे उनके बीच में क्या रिलेशन था, जो जहाँ पे डेवलप हुई, क्यों हुई, और क्या वहाँ का एनवायरनमेंट था, क्या कल्चर था, क्या वहाँ का इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, किस तरह का वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड था। तो इसकी जब कंक्लूसिव स्टडी की जाती है तो दैट इज़ नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। ये मैंने आप लोग की हेल्प के लिए फ्रेडरिक रेडजेल का पिक्चर है, ग्राफिक डाला है, ताकि इस डेफिनेशन को आप इजीली याद कर सकें। तो जब भी हम डेफिनेशन याद करते हैं तो डेफिनेशन याद करने की एक ट्रिक होती है, क्या होती है कि हम कीवर्ड लेते हैं। तो सबसे पहले जब फ्रेडरिक रेडजेल की बात करेंगे तो सिंथेटिकल स्टडी का इन्होंने, यानी ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ सरफेस, ये तीन का कीवर्ड याद रख के हम ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी को सिंथेटिकल स्टडी बिटवीन द ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस किसने डिफाइन किया है, तो फ्रेडरिक रेडजेल से, ठीक है। तो इस तरह से जब बार बार में आप डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे तो इजीली आपको ये क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है एंथ्रो जियोग्राफी, जो कि हमें याद रखना है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इट इज़ ए इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करते हैं कि फ्रेडरिक रेडजेल की एक डिसिपल थी, एक शिष्या थी, और उनका नाम था एलन सैम्पल। क्या नाम था, एलन सैम्पल। तो एलन सैम्पल क्या कहती हैं, एलन सैम्पल कहती हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशन ऑफ एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो जब भी एक्टिव ह्यूमन या अनस्टेबल अर्थ के कीवर्ड आएंगे तो हमें क्या याद रखना है कि ये किसकी डेफिनेशन है, एलन सैम्पल की, ठीक है। और ये एलन सैम्पल की ग्राफिक्स है एंड शी वॉज द डिसिपल ऑफ फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल की क्या है, डिसिपल है, ठीक है। अब जो एलन सैम्पल है वो कहती हैं कि अर्थ पे जितना भी एक्टिव जो ह्यूमन बीइंग है, यानी हम लोग हैं, तो हमारे और ये अनस्टेबल अर्थ, यानी अर्थ जो अनस्टेबल है, जो रिवॉल्यूशन कर रही है या रिवॉल्व कर रही है ऑन इन एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन हो रहा है अराउंड द सन, तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है, जो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लियर। यानी सपोज दिस इज द सन, सन के चारों ओर हमें पता है कि हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा
वो अपने एक्सिस पे भी क्या करती है, रिवॉल्व करती है, यानी अनस्टेबल है हमारी अर्थ। तो ये अनस्टेबल अर्थ और इस पे रहने वाले ह्यूमन, जो एक्टिव ह्यूमन है, जो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, उनके बीच में जो रिलेशन की स्टडी की जाती है, तो दैट इज़ नोन एज आवर ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू एलन सैम्पल। और एलन सैम्पल जो है वो डिटर्मिनिज्म की सपोर्टर है। और डिटर्मिनिज्म क्या कहता है, डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अर्थ पे जो भी इंसिडेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बाय नेचर होते हैं, उसमें ह्यूमन का कोई भी पार्ट नहीं होता, यानी हम लोग का उसमें कोई भी रोल, इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। जैसे जितने भी आपके डिजास्टर आते हैं, रेनफॉल होती है, या जो भी चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, वो बाय नेचुरली होते हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज ऑफ डीकन एंड पिट्स। तो डीकन एंड पिट्स क्या कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज लुक्ड अपॉन एज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क, यानी मैन और उसके काम, ठीक है, इंसान और वो जो काम कर रहा है उसके अर्थ पे, तो उनके बीच में उस पे जो स्टडी की जाती है, तो दैट इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी इट्स लुक्ड अपॉन एज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क, कि आदमी कहाँ है और वो क्या कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है, तो उसकी स्टडी जिस सब्जेक्ट में की जाती है, तो दैट इज नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। द नेक्स्ट वन इज पॉल विडॉल डीला ब्लश। तो पॉल विडॉल डीला ब्लश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोग्राफर है, इनका नाम हमें याद रखना है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉसिबिलिज्म, उन्होंने पॉसिबिलिज्म की फाउंडेशन रखी थी। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि उनकी डेफिनेशन क्या है ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पॉल विडॉल डी ब्लश कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी provides a new direction to the mutual interrelationship between the earth and the living being present on the earth is include। यानी सेम है कि अर्थ है और अर्थ पे जो ह्यूमन बीइंग है उनके बीच का जो इंटर रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसको जो एक नया डायरेक्शन दिया जाता है। क्या नया डायरेक्शन, यानी पहले सिर्फ हम फिजिकल जो एनवायरनमेंट था उसकी स्टडी करते थे ज्योग्राफी में, लेकिन जब इस फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी को ह्यूमन बीइंग के साथ इंटर रिलेट करके करने लग गए कि जितने भी हमारे अर्थ पे जो नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ या उसके एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस इंटर रिलेशन में जब हम स्टडी करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट की ऑफ द अर्थ, तो दैट इज़ नोन एज ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये किसने डिफाइन किया है, डिफाइन करते हैं पॉल विडॉल डीला ब्लश। तो इस तरह से ये कुछ ज्योग्राफर की डेफिनेशन थी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमें लर्न करना है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबिलिटी। तो जिस तरह से एलन सैम्पल जो कि फ्रेडरिक रेडजिल की डिसिपल है, शिष्य है, और वो किसको वो करती है, डिटर्मिनिज्म को, ठीक है, डिटर्मिनिज्म। अब डिटर्मिनिज्म क्या है कि मतलब वो डेस्टिनी पे बिलीव करते हैं कि जो कुछ भी होता है अर्थ पे बाय नेचर होता है और नेचुरल फॉर्म में होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है, तो उसे अपने आपको किसी भी नेचुरल इंसिडेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिशन की बात करें तो जो विडॉल डीला ब्लश है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो अर्थ पे जितने भी इंसिडेंट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ह्यूमन बीइंग है उन इंसिडेंट को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर विश। तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं हमारे विडॉल डीला ब्लश जो कि कहाँ के हैं, फ्रेंच है, और एलन सैम्पल है वो कहाँ की है, वो है यूएसए की। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करते हैं कि फ्रेंच ज्योग्राफर विडॉल डीला ब्लश है, ये ऑफन एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं और जिसके कारण से ही लेट द फाउंडेशन ऑफ पॉसिबिलिज्म की ये नींव रखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। और इससे पहले यदि पॉसिबिलिटी की कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसके प्रोपाउंडर्स के प्रवर्तक जो फर्स्ट टाइम उन्होंने यूज़ किया वो कौन थे, फैब्रे थे। ठीक है, एंड दीज ऑल वर द फ्रेंच जियोग्राफर। ठीक है, फ्रेंच के थे, फ्रांस के थे। ये क्या कहता है, पॉसिबिलिटी कहता है कि एनवायरनमेंट इज पैसिव, यानी एनवायरनमेंट पैसिव है, वो चेंज नहीं होता है, वो एक्टिव नहीं है। इस पे एक्टिव को एजेंट कौन है, ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग इसको लिबर्टी है, आज़ादी है कि वो किसी भी एनवायरनमेंट पॉसिबिलिटीज़ को क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, उसको चूज कर सकता है। यानी ह्यूमन बीइंग है, एक्टिव है, अर्थ जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कैसे है, पैसिव है, वो चेंज नहीं होते, वो एक्टिव नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग ही अपने विश और अपनी पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग किसी भी जो वाइड रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है अर्थ पे अवेलेबल है बाय द गॉड गिवन, उसको हम क्या करते हैं, चूज कर सकते हैं।
According to possibilism, the pattern of human activity is the result of the initiative and mobility of man operating within the natural framework. यानी possibilism क्या कहता है? The pattern of human activity, यानी ह्यूमन की जो गतिविधियाँ हैं, जो उसके क्रियाकलाप हैं, is the result of the initiative mobility. कि इनिशिएटिव यानी इंसान हमेशा क्या करता है? इनिशिएटिव रहता है, कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है, और मोबिलिटी यानी लगातार कंटिन्यूस वो क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है, डेवलप कर रहा है, अपने आप को ऑपरेट कर रहा है विद इन द नेचुरल फ्रेमवर्क. अब ये कैसे कर रहा है? सपोज करो हम अर्ली मैन की बात करते हैं. तो अर्ली मैन जब थे, यानी जब वो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने फायर का भी इन्वेंशन नहीं किया था. तो जब फायर का इन्वेंशन नहीं किया था, और जैसे उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया, तो फायर को उन्होंने अपने यूज़ के लिए स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि एनिमल्स को वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को फायर यूज़ करने लगे. फिर रात को जब अंधेरा होता था तो लाइट जलाने के लिए फायर यूज़ किया, ठीक है. उसके अलावा वो कुक फूड यानी अपना जो भी खाना है उसको पकाने लग गए. तो इस तरह से इनिशिएटिव वर्क करते रहे वो नेचुरल फ्रेमवर्क में. फिर फायर के बाद जब उन्होंने मिनरल्स को क्या किया, मिनरल्स के बारे में जब उन्हें पता चला, तो मिनरल्स के टूल्स बनने लगे. टूल्स से उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया. फिर एग्रीकल्चर से सेटलमेंट बने, लोग एक साथ ग्रुप में रहने लगे. जब ग्रुप में रहने लगे तो सोसाइटी डेवलप हुई. फिर ग्रुप ऑफ सोसाइटी जब बनी तो क्या बना? स्टेट का एग्जिस्टेंस आया. फिर जब स्टेट का एग्जिस्टेंस आया तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई. जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो नेशन आया. इस तरह से अपने इनिशिएटिव और अपनी मोबिलिटी जो ये कंटिन्यूस चेंजेस आते गए हैं ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी. तो इट इज़ नोन एज द it is also known as the concept of possibilities. यानी ये कहते हैं कि नेचर ने हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दी हैं, बस इंसान को, ह्यूमन बीइंग को क्या करना है? उसे फाइंड आउट करना है, उसे पता लगाना है. और देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ इन द एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज गिवन बाय द गॉड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. क्लियर? यानी भगवान ने हमें बहुत सारी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ दी है. ये हमारा काम है, ह्यूमन बीइंग का काम है कि वो उस फिजिकल एनवायरनमेंट में से पर्टिकुलर जो वाइड रेंज है उसको अपने बेनिफिट, अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? चूज़ कर सकता है. इस तरह जो पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म है, ये दो अपोजिट कॉन्सेप्ट हैं. एक कहता है कि जो अर्थ सरफेस पे जितने भी इंसिडेंट होते हैं वो बाय नेचुरली होते हैं, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है. जबकि जो दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिज्म, वो कहता है नहीं कि नेचर में जितने भी इंसिडेंट होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्सिबल. आगे देखते हैं. कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे. तो जैसा कि मैं बता सकी हूँ कि एलन सैम्पल जो कि फ्रेडरिक रेडजेल की क्या है? डिसिपल है, स्टूडेंट है, वो सपोर्टर है डिटर्मिनिज्म की. डिटर्मिनिज्म मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग हैपन्स ऑन द अर्थ बाय द नेचर. इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. कहते जैसे बारिश होना, ठीक है, आंधी आना, तूफान आना, या जो भी नेचुरल, जो भी डिजास्टर या जो भी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? बाय द नेचर. जबकि विडॉल डी ला ब्लैश कहते हैं कि इन्होंने पॉसिबिलिटीज की फाउंडेशन यानी नींव रखी, और इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंस दिया है ह्यूमन एक्टिविटी को. ये कहते हैं कि अर्थ सरफेस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब किसकी एक्टिविटीज़ के कारण होती है? ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी. यदि ह्यूमन नहीं होगा तो अर्थ सरफेस पे कोई भी नेचुरल जो एक्टिविटीज़ है, नेचुरल जो इंसिडेंट है वो नहीं होंगे. फिर एक नया कॉन्सेप्ट आता है नियो डिटर्मिनिज्म. नियो डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि ये कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म. यानी ये कहता है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है. ऐसा नहीं है कि सारे इंसिडेंट बाय नेचर होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सारे नेचर के लिए ह्यूमन बीइंग क्या है? रिस्पॉन्सिबल है. दोनों का कोऑर्डिनेशन है, उसी के कारण से जो इंसिडेंट है वो ऑन द अर्थ सरफेस क्या होते हैं? हैपनिंग्स होते हैं. अब ये जो कॉन्सेप्ट है नियो डिटर्मिनिज्म, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो किसने दी थी? गिफ्ट टेलर ने दी थी. और ये क्या कहते थे? स्टॉप एंड गो की आइडियोलॉजी भी के नाम से भी जाना जाता है. अब स्टॉप एंड गो क्या है कि सपोज जो एलन सैम्पल है वो कहती है अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिनिज्म कि ईच एंड एवरीथिंग हैपन्स ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द नेचर. यानी नेचर अपने आप कर रही है, ठीक है. यानी इस तरह से समझ सकते हैं. लेकिन जो हमारे विडाल डी ला ब्लैश कहते हैं वो किसके कारण होती है? वो कह रहे नहीं, नेचर के कारण नहीं. कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? ह्यूमन बीइंग. यानी ये समझ रखे, यानी अर्थ पे जो भी हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम लोग हैं, जो यहाँ पे सोसाइटी, जो ह्यूमन सोसाइटी रहती है वो. लेकिन अब गिफिन टेलर आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है. ना तो सिर्फ नेचर रिस्पॉन्सिबल है और ना सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल है. दोनों का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, जिसके कारण से अर्थ सरफेस पे जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी इंसिडेंट है वो क्या होते हैं? अकर होते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर क्लास 12 की ज्योग्राफी से रिलेटेड. और इस लेक्चर में हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन और ह्यूमन ज्योग्राफी के मीनिंग के बारे में देखा, समझा. अपने आने वाले पार्ट में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर और स्कोप की बात करेंगे. तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में. थैंक यू वेरी मच.